बेसारन वैली पहलगाम भारत माता का एक हसीन हिस्सा, जहां पर आतंकियों ने अपनी दरिंदगी दिखाई। वहां पर 28 बेगुनाह पर्यटकों पर बेरहमी से हमला किया गया। ये हमला उसी तरह था जो सन 2023 में हमास ने इजराइल पर किया था। हमारे साथ मौजूद है कर्नल एन के शर्मा साहब। शर्मा साहब, जो दरिंदगी हुई है पहलगाम में, आपने देखा होगा किस तरह से वहां पर पर्यटकों को पहले पूछा गया कि तुम हिंदू हो, फिर पूछा गया कि कलमा पढ़ाओ। जो कलमा नहीं सुना पाया, नहीं पढ़ पाया, उसे आतंकियों ने मार दिया। उसके बाद बताया गया कि उनकी पैंट भी चेक की गई। और इस आतंकी हमले में एक संगठन है टीआरएफ, उसका नाम आ रहा है। तो जाति या धर्म पूछ पूछ कर मारना, ये आतंकियों ने एक नई, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कश्मीर में कि ये धर्म पूछकर अब मारा जा रहा है। अगर आप हिंदू हो तो आप मारे जाओगे, और इसमें नाम आ रहा है टीआरएफ का। तो आप कर्नल साहब बताइए कि किस तरह से इन्होंने ये दरिंदगी की है, मतलब इनका माइंडसेट क्या रहा होगा। हर्षित, पहली बात तो मैं आपका और टीवी न्यूज़ 18 नेटवर्क का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे फिर से इनवाइट किया। ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है, और स्पेशली एक फौजी के लिए, जहां पर 28 निर्दोषों की अगर हत्या हो जाती है, तो मुझे अपने भावनाओं के वेग के ऊपर कंट्रोल करना वाकई बहुत मुश्किल होगा। इट्स एन हरकुलियन टास्क, दो आई ट्राई टू कंट्रोल इट। शुरू करते हैं ये टीआरएफ के, जो आपने मुझसे पूछा। टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, आका वही पुराने, आईएसआई पाकिस्तान। ये टीआरएफ ने जैसे ही ये हमला किया, ठीक अगले दिन इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और फिर जब भारतवर्ष ने टीआरएफ के आका यानी कि आईएसआई और पाकिस्तान पे जब अपना चूड़ियां कसनी शुरू की, जैसे कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना शुरू किया, तो इनके आका ने टीआरएफ के लोगों को बोल दिया कि आप सबसे पहले बोल दीजिए कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था। एनीवे, हम इनको नॉटविथस्टैंडिंग दैट, हमने टीआरएफ को बेनकाब करना है, और मैं आपसे बात करता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी एक वन लाइनर है हर्षित, जरा उसको याद रखिएगा। कहते हैं इन वैली द फेस चेंजेस, द नेम चेंजेस, बट द इवल बिहाइंड देम remains the same, and we recognize it every time. हिंदी में कहते हैं घाटी के अंदर चेहरे बदलते हैं, नाम बदलता है, लेकिन इसके पीछे का शैतान वो हर समय वही रहता है। ये पीछे का शैतान कौन है? ये है वो जिहादी इस्लामी माइंडसेट। हमने इसको पहचानने में बहुत देरी कर दी। हर्षित, अगर आपको याद हो तो पहले जब भी कभी कोई ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी, तो हम क्या क्या कहते थे कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, हम इनको मार गिराएंगे, और हम इनको मारते भी थे, और इनको कहते थे 72 हूरों के पास में हमने पहुंचा दिया। फिर उसके बाद में हमारा नैरेटिव बदली हुआ, हमने कहा नहीं, इनको यहां मारने से अच्छा जहां से ये लोग आते हैं, जो इनके लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान में, हम वहां पे जाके मारेंगे, और हमने वहां पे घुस के मारा भी। लेकिन उसके बाद में फिर ये बहुत बड़ा एक चेंज आया, बहुत शिफ्ट आया हमारे इसमें। हम सबका ये मानना है कि ये जो गंदा पानी हमारे घर की तरफ आ रहा है, जो इसका मेन स्टोरेज है, वो तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कहते हैं कि 3000 मदरसे हैं। अगर आप ये मान के चलो कि एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भी पैदा करता है, तो हम तो अगले 100 साल तक केवल इनसे लड़ते रहेंगे, और जब तक कि पाकिस्तान आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक ये बॉडी बैग्स पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस, जहां पे उनकी आर्मी का मेन है, उनके घरों तक, उनके गांवों तक नहीं जाएंगे इनके बॉडी बैग्स, तो शायद इनको भी कष्ट नहीं होगा। यानी कि अब अगला वार पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूं हर्षित, वो उससे एक कदम और आगे की है, और वो जो मैंने अपना एक वन लाइनर दिया है कि ये जो ईवल है इन चेहरों के पीछे, टीआरएफ जो नाम है,
इसकी शुरुआत 1989 1990 में इसकी पटकथा जो मैं कहूं JKLF नाम के जो एक संगठन था उससे शुरू हुआ। हालांकि ये JKLF का जो संगठन था ये इसके अंदर इस्लामी टच तो था ही था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कश्मीरियत का टच भी था। होते होते जब पाकिस्तान को पता लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ी पैदा करने के लिए, तो उन्होंने अपनी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढी और वो इंटरफेयर करने लगे और उन्होंने इसको ही अपना एक टूल बनाया। नेक्स्ट, घाटी में ऑलरेडी जमायत इस्लामी था, एक कट्टरवाद तो पैदा पहले से हुआ था, तो जमायत इस्लामी के थ्रू इन्होंने लोकल लड़कों को अपने बीच में रिक्रूट करना शुरू किया, धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, और यहां से शुरू हुआ लोकल जिहाद, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का नाम था। लोकल मुजाहिदीन जैसे मौलवी और मौलाना होते हैं, वो स्पीच देते थे और लोकल लड़कों को ट्रेन करते थे। इसके बाद में जो दौर आया वो आया हरकत उल इंसार का या हुजी का। उसके बाद में फिर दौर बदली हुआ और दौर आया देवबंदियों का, और देवबंदियों के साथ में कंपटीशन होने लगा वहाबियों का, और फिर ग्रुप आने शुरू हुए लश्कर तोयबा, और बाद में सबसे जैश मोहम्मद। जैश मोहम्मद ज्यादातर सुसाइडल या फिदाई जिसे कहते हैं हम, ये उस तरफ था। कट शॉट 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 और 37B, ये कश्मीर से इनका एब्रोगेशन हुआ, पाकिस्तान एकदम अलग थलग हो गया। और ये वही टाइम है जब पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में भी डाला गया, और पाकिस्तान को लगा कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी, और पाकिस्तान को लगा कि अब उसको किसी भी इस्लामी तंजीम के साथ में खड़े हुए नहीं दिखना चाहिए, लेकिन गड़बड़ी तो करनी थी। तो जो उन्होंने अब फ्रंट खोला उसका बड़ा इनोसेंट सा नाम उन्होंने अपनी तरफ से दी रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी कि TRF, ये बनाया। एक सवाल ये था कि इसी के TRF से जो PFF है, TRF है, तो आपने जो बताया कि मुखौटा तो वो इनका है ही है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, लेकिन सर इन सबके पीछे सबसे बड़ा जो ये सब मुखौटा है वो आर्मी का है ना, पाकिस्तानी आर्मी का। क्योंकि शय तो पाकिस्तानी आर्मी दे रही है, ISI दे रहा है, पाकिस्तानी आर्मी दे रही है। बिना उनकी शय के ना TRF होगा, ना लश्कर तैयबा होगा, ना जैश ए मोहम्मद होगा, ना हिजबुल होगा। तो आखिर जो इनको पोषण मिल रहा है, जो जहां से इनका पेट भरा जा रहा है, जहां हथियार दिए जा रहे हैं, तो जहां पर इनको बढ़ावा तो पाकिस्तान ही दे रहा है ना इनको। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी को ही टारगेट कर दिया जाए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इनके जो आकाए हैं वो तो पाकिस्तान आर्मी है, जो ट्रेनिंग है, जो हथियार है, जो रसद है, वो कौन देता है? वो पाकिस्तान आर्मी दे रहा है। लेकिन मैं आपसे बार बार एक गुजारिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी तो एक जरिया है, लेकिन इनका जो माइंडसेट जब तक नहीं चेंज होगा, वो जिहादी, वो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट माइंडसेट, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर है, वो जब तक नहीं चेंज होगा, प्रॉब्लम तो वो माइंडसेट की है। प्रॉब्लम पाकिस्तान तो इसका फायदा उठाएगा। और ये जरूरी है कि पाकिस्तान को भी अब पाकिस्तान का समय आ गया है। आप देखिए जितने भी हमारे एक्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरफ एम्ड है कि अब जो हीट है, जो कष्ट पहुंचने वाला है, वो पाकिस्तान आर्मी को भी पहुंचेगा, और बॉडी बैग्स जाएंगे इनके घरों में, और तब जाके इनको पता लगेगा कि क्या होता है। ये नहीं कि भाड़े के टट्टू लिए और लड़कों को अपने तैयार किया मदरसों के अंदर और भेजते रहे। अब गेम बदली होगी। सर तो इनका माइंडसेट जब इनके मार पड़ेगी तभी होगा क्या? कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो तभी इनका माइंडसेट चेंज होगा कि भारत एक दो बार इनको सबक तो सिखा दिया था हमने 1971 में, इनको एक बार 3-4 टुकड़े या 5-6 टुकड़े और कर दे पाकिस्तान के, तब इनको अक्ल आएगी। हर्षित, मैं आपसे सहमत, हर्षित, मैं आपसे अफसोस है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ये जो माइंडसेट है, जिहादी माइंडसेट है, ये
इस प्रकार से नहीं चेंज होगा कि आप इसको मारो, इसको तोड़ो। आप कितने तोड़ पाओगे, कितनों को मार पाओगे आप? मैं बता रहा हूं ना, आप जितने भी जिहादी, जितने भी माइंडसेट वाले लोग आएंगे, आप इनको मारते रहिए, वो फिर और आते रहेंगे, फिर मारते रहिए, वो फिर आते रहेंगे। अगर 3000 मदरसे हैं तो आप लगा लीजिए कितने जिहादी पैदा होंगे। लेकिन ये माइंडसेट कहां से आता है? वो जो रूहानी किताब है उसका जो इंटरप्रिटेशन देते हैं, उसी के इंटरप्रिटेशन से हमारे प्रेसिडेंट भी हुए हैं, उसी के इंटरप्रिटेशन से बहुत बढ़िया मुसलमान भी हुए, और उसी के इंटरप्रिटेशन को लेकर ये जिहादी भी लड़ते हैं। तो ये जो चीज स्टेम हो रही है, जो फंडामेंटलिज्म, वो वहां से निकल रही है। आपको वहां पे वो आप लड़के और उसको नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन देना है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आप देखिए ना, आज यूके में क्या है, आज अमेरिका के यूएस में क्या है, ये प्रॉब्लम हर जगह है। और ये प्रॉब्लम सबको रिकॉग्नाइज करना और फिर फेस करना। जो आप मिस इंटरप्रिटेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं आप, कि वहां भी जो विचारधारा है, जो जिहादी विचारधारा है, जिसका गलत तरीके से उसको पेश किया गया है, फिर लोगों के मन में जिहाद की भावना भर दी गई है, काफिर बता दिया गया है हिंदुओं को कि अब उनके कपड़े देखो, खोलो, अगर वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे तो मारो उनको। तो आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूं। और ये केवल वहाबी सेक्ट के अंदर नहीं है, ये जो किताब है जिसके अंदर काफिर की डेफिनेशन दी जाती है, उसमें साफ लिखा हुआ काफिर कौन है, सूरह तौबा पढ़िए आप उसको। तो अगर इसको इंटरप्रिटेशन के ऊपर अगर नहीं सही तरीके से नहीं बताए जाएंगे तो इसका आसानी से आप तोड़ नहीं निकाल सकते। जबकि इसी किताब को पढ़ के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम भी हुए हैं, हमारे फौज के अंदर भी इतने जनरल्स हैं, वो भी सब हुए, बहुत बढ़िया मुसलमान हुए हैं। तो मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इंटरप्रिटेशन की है। सर मैं वापस कश्मीर पे आता हूँ। जो अभी आतंकी हमला हुआ है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था चुनाव के बारे में कि चुनाव होने चाहिए, और उसके बाद और घाटी के अंदर शांति भी आई, काफी पर्यटक घूमने गए, तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा था। लग रहा था कि अब घाटी में 2019 बाद जो धारा 370 हटी है, 35 से गया है, उसके बाद फिर से सब कुछ सामान्य चलने लगा। तो क्या ये उसी का ही नतीजा है कि आतंकी बौखला गए कि यार ये सब कुछ सामान्य कैसे हो रहा है, कि इतना सब कुछ नॉर्मलाइजेशन कश्मीर घाटी में देख के चुनाव के लिए भी कह दिया था कि हाँ चुनाव भी हो गए हैं, उसके बाद ये वापस आए हैं। ये जो भेड़िए, ये जो बिच्छू, इनको क्या कहा जाए अब? देखिए हर्षित, ऐसा है, हम में से कुछ एक धारणा कुछ लोगों की इस प्रकार से बनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार को ये जजमेंट में दिया कि आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराइए, और कुछ धारणा इस प्रकार से है कि अगर इलेक्शन नहीं होते और कुछ देर और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में या सेंट्रल रूल लगा रहता तो शायद हमें आतंकवाद को पकड़ने में या उसको कंट्रोल करने में आसानी रहती। ये एक लोगों की धारणा है, जिस धारणा से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। ये बात अलग है कि मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अपना एक डोमेन है, एक अपना उनका इलाका है न्याय करना। उनके डोमेन के अंदर ना कोई जा सकता है, ना ही कोई जाता है। और ठीक उसी प्रकार से मैं ये भी मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को भी अपने सरकार के उस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए जो केवल सरकार का डोमेन है। इलेक्शन कब कराना है, इलेक्शन कराने के लिए क्या ये सही समय है, सिक्योरिटी अपरेटस, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट सही है, ये सरकार का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट मुझे मालूम नहीं, और मैं कुछ ज्यादा इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये अगर कोई कहे कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के कारण ये सब उछाल आया है, मिलिटेंसी ये उछाल आया टेररिज्म में, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए 1990 में सुप्रीम कोर्ट के ने कौन सा जजमेंट दिया था जबकि वैली से एथनिक क्लींसिंग कराई गई, सारे के सारे कश्मीरी पंडित
वैली छोड़ के भागे वहां से, तब तो कोई जजमेंट नहीं आया था। यूपी का एक इलाका पड़ता है कैरना, वहां पे ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वहां से, ये मेरे का वर्ष 2014 या 2014 और 16 का बीच के समय था, जब वहां से हिंदू पलायन कर गए, वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट नहीं दिया था। या फिर आप बताइए मुर्शिदाबाद में जो हाल में ही, वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, या फिर बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, जहां पे हिंदू का इतनी घिनौनी हरकतें उनके साथ में हो रही है। मी लॉर्ड्स और सुप्रीम कोर्ट के साथ में हम लोगों का कुछ सही, कुछ जो हम सोचते हैं वो डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश की एक ऐसी संस्था, इतनी रिस्पेक्टेबल संस्था, उसके ऊपर उंगली उठाना मुझे नहीं लगता कि हमें ये शोभा देता है। ये इंस्टीट्यूशन इससे परे है। क्वेश्चन ये है कि जो कश्मीर के अंदर हुआ, ये सुरक्षा की असफलता है, सिक्योरिटी फेलियर है, या इंटेलिजेंस फेलियर है सर? ये क्यों हुआ? इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से या सिक्योरिटी फेलियर की वजह से? थोड़ा सा आप दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे तो थोड़ा वो सही से समझ पाएंगे। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं या कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो बाइनरी में नहीं दिए जा सकते, 0 1 हाँ ना में नहीं दिए जा सकते। नहीं, हमारे पास समय, आप बताइए, आप बता सकते हैं। मैं आपसे जी 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 मैं बताऊं, अगर मैं इस चीज को बोलूं कि हाँ फेलियर भी हो सकता था, बड़े दबे स्वर में कहूंगा कि हाँ, अगर कोई उड़ती चिड़िया आकर हमको ये बता देती, हमें बताने में सफल हो जाती है उड़ती चिड़िया कि वारदात कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, तो ठीक है, आप इसको सिक्योरिटी का फेलियर, एंड फेलियर मान सकते हैं। लेकिन अमेरिका का 9/11 याद कीजिए, इजराइल का हमास 7 अक्टूबर 2023 को याद कीजिए। ये क्या दर्शाता है? दुनिया के सब देशों में कभी ना कभी ऐसा होता है, और उसको आप सिक्योरिटी फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि आपने बैसरन घाटी, जो कि बॉर्डर पे नहीं है, आप चप्पे चप्पे पे तो सिक्योरिटी, चप्पे चप्पे पे फौज, चप्पे चप्पे पे पुलिस तो नहीं लगा सकते, तो आप इसको सिक्योरिटी फेलियर का नाम देंगे? मैं नहीं मानता। आप देखिए, दुश्मन हर पल, दुश्मन की यही रणनीति रहती है कि किस तरह से गड़बड़ी करे, किस तरीके से कोई हमला करे, और भारत के अंदर तो बाहर भी दुश्मन है और अंदर ज्यादा दुश्मन है। 100 अगर दुश्मन चांस लेता है गड़बड़ी करने के लिए, मैं आपको बता सकता हूं कि 99 चांस, 99% टाइम वो विफल किए जाते हैं। 100 में से अगर एक कोई ऐसा अटैक सक्सेसफुल हो जाए, तो उसको हमें एंड फेलियर का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी वो एजेंसीज जो दिन भर काम करती हैं, शायद उनके मनोबल के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो इसको आप एंड फेलियर बिल्कुल ना कहें। तो इंटेलिजेंस फेलियर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप इंटेलिजेंस फेलियर कैसे कह सकते हैं? ये जो जिस जगह पे ये घटना हुई, ना तो ये बॉर्डर पे थी, ना ही ये कहीं बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे थी, ना एलओसी के ऊपर थी, तो आप हर जगह कहां बंदे लगा सकते? अंदर जो है वो सब उन गद्दारों की वजह से ये घटना हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, गद्दार तो मैंने बोला ना, हमारे देश के अंदर बैठे गद्दारों पे होनी चाहिए। हर्षित, हमारा एक ऐसा देश है जहां हम बाहर वाले दुश्मन से शायद हम आज के दिन पर ज्यादा सेफ है, लेकिन हमारे जो घर के अंदर वाले दुश्मन है, जिसे गद्दार कह दो, उससे हम ज्यादा सेफ नहीं है। ये उनके कारण होता है। बिल्कुल, आप देखिए, जिन्होंने ये बैसन्ना में हमला किया, हमला करने के बाद में उन्होंने क्या क्या किया होगा? वो वहां से गए होंगे, जो पहला वाला गांव होगा, गांव के बाहर उन्होंने हथियार अपने कहीं रखे होंगे, ऐसे छुपा दिए होंगे, उसके बाद में वो जाके गांव में मिल गए। अब आप बताइए, वो एक नॉर्मल आदमी है जो खेत में काम कर रहा है या सेब के खेतों में घूम रहा है, बस खत्म। अब आप उसको कैसे ढूंढेंगे? अगर आपको लोकल पॉपुलेशन या ह्यूमेंट कहते हैं, अगर वो इसका आपके साथ में ना हो, तो डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि अब सारी हमने बात कर ली, टीआरएफ हो गया, चाहे वो सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस फेलियर, हमने सब पे बात करी। आपसे ये सवाल है कि आखिर ये घटना कैसे और क्यों हुई?
इसका कारण क्या है? एक आसान शब्दों में बता दीजिए कि आखिर इसकी वजह क्या है, ये घटना क्यों हुई। हमने सारे पहलुओं पे बात करी, इसका जवाब दे दीजिए आप। अब आया ना क्वेश्चन, इसको मैं कहूंगा मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन, या फिर अगर हिंदी में कहेंगे तो इसको कहेंगे यक्ष प्रश्न आएंगे। देखिए, ये घटना जो 22 अप्रैल को हुई है, इसकी पटकथा, इसका जो स्टोरी राइटिंग थी वो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसकी पटकथा तब लिखी गई जब ऋषि कश्यप की ये जो पावन भूमि, जिसे कश्यप मीर यानी कि कश्यप का लेक ये कहा जाता था, इसका नाम से बदली होकर एक इस्लामी नाम कश्मीर रखा गया। इसकी पटकथा तब शुरू हुई जब ये कश्मीर की जो पावन जो भूमि है, जो शैविज्म का हमारा क्रेडल था, वो वहां से हटके वहां पे मुस्लिम सूफी का पहली बार कदम पड़े। शायद उसका नाम था मीर सैयद अली हमदानी या कुछ 14वीं सदी के अंदर जब वो आया, इसकी पटकथा तब लिख गई थी। इस इंसिडेंट की पटकथा तब लिखी गई थी जब 1990 के अंदर मस्जिदों से कश्मीर श्रीनगर की घाटी में वो अजान दिया कि हिंदुओं अब आप घाटी छोड़ के चले जाइए, और हम सब केवल यही रोना रोते रहे कि घाटी में प्रोग्रेस नहीं है, घाटी में गरीबी है। शायद इसके कारण ये आतंकवाद जन्म ले रहा है। हमने फंडामेंटलिस्ट इस्लाम जिहाद के वो घिनौने चेहरे को देखने से इनकार कर दिया। जब ये उग्रवादी तंजीमें नाम बदल कर, चेहरा बदल कर हमारे सामने बार बार आ रही थी, कभी एलईटी बनके, कभी हुजी बनके, कभी एचएम बनके, हमने फिर भी देखने से इनकार कर दिया। हम आंख नीचे सोते रहे और विश्वास करते रहे करप्ट पॉलिटिशियंस के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर और उनके दिए हुए नैरेटिव्स पर, और विश्वास उन पर करते रहे। कहते हैं कि धूल तो हमारी आंखों पे थी और हम कोशिश करते रहे, केवल आईना को साफ करते रहे। तो ये मेन रीजन था कि ये जो हुई दर्दनाक घटना हुई, जिसमें हमारे 28 निहत्थे सिविलियन, जिसमें 24 टूरिस्ट थे, 2 लोकल और 2 मेरे ख्याल फॉरेनर्स थे, वो बेसरना घाटी के अंदर जो उनको वो इंतजाम भुगतना पड़ा। कर्नल साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई, इस बार कौन सी स्ट्राइक होने वाली? क्योंकि विपक्ष भी कह रहा है कि हम भारत सरकार के साथ हैं, पीएम मोदी के साथ हैं, और मोदी जी ने भी रैली से, पटना की रैली से साफ संदेश दिया है। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि अगर इस बार जो हम कार्रवाई करेंगे उसे पूरी दुनिया देखेगी, उनकी पुश्तें याद रखेगी। तो इस बार क्या होने वाला है? आखिर हिंदुस्तान, जितने भी हिंदुस्तानी, सबके मन में यही प्रश्न है, और पाकिस्तान भी बौखला रहा होगा कि इस बार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। हालांकि वो जो करेंगे वो अचानक कर देंगे, पता नहीं चलेगा पाकिस्तान को भी ये क्या हो गया। कहते हैं ना कि पांव तले जमीन खिसक गई, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन अगर आप कुछ बता पाए कि इस बार क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ। हो गया पानी के लिए, तो हम कह सकते हैं कि प्यासा मर चुका है पाकिस्तान, लेकिन अब क्या होने वाला, कुछ क्या बड़ा होने वाला है? हर्षित, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, सिर्फ यही चीज के ऊपर तो सारी चीजें टिकी है। और ये आप मान के चलिए कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है और कैसे होने वाला है, ये इस समय सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति ही जानते होंगे। मैं तो कह सकता हूं कि मैं सिर्फ एक वाइल्ड गेस कर सकते हैं, हम लोग यहां बैठ के मैं और आप बात कर सकते हैं। मैं शायद एक फौजी होने के नाते मेरी थिंकिंग थोड़ी सी कुछ और हो सकती है, मैं आपसे बात करके बता सकता हूं, लेकिन असल में क्या होगा ये कोई भी गारंटी के साथ में नहीं कह सकता। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने ये उम्मीद किया, पाकिस्तान ने भी ये उम्मीद की थी कि इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट की गई है, हेल्ड इन अबेंस की गई है,
तो अगले दिन से शायद पानी कम हो जाएगा। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, उसके एक ही दिन के बाद में इतना पानी छोड़ा कि वहां पे बाढ़ आ गया। बिल्कुल उससे उल्टा हुआ। कहां तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वहां पे लोग प्यासे मारे जाएंगे और वहां के अंदर बाढ़ आ गई। तो ये सब चीज इस समय सिर्फ इनका गेस वर्क करने का ये समय नहीं है। हाँ, आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है। हमारा नेवल फ्लीट, नेवल विक्रांत, हमारा जो वो है, वो इस समय कराची के बहुत पास है। हमारे राफेल भी हवा में उड़ रहे हैं। कब क्या होगा, वो जब होना है तो होगा, लेकिन उससे पहले ये जो अभी का समय है, जब पाकिस्तान के जर्नल अपने अपनी फैमिलियों को डिस्पैच कर रहे हैं, कुछ जर्नल दिखने बंद हो गए हैं, और सुनने में आया है कि वहां पे मास रेजिग्नेशन के लेटर्स पहुंच रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि आसिम मुनीर के ऊपर, जिसने की ये दो नेशन की थ्योरी और जिसने की इस चीज को तूल दी, और जिसने की एग्जैक्टली वही बताया जो कि 4 दिन के बाद में बेसन घाटी में हुआ, अब लोग उसके अगेंस्ट हैं। आज ही नवाज शरीफ ने अपने भाई को बोला, शहबाज शरीफ को बताया कि आप हिंदुस्तान के साथ में थोड़ी समझदारी से काम लें। और ये जो दौर जो अभी चल रहा है हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में, जिसमें प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और एनएसए, ये जो इनकी मीटिंग्स का दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में लोग आराम से बैठ पाएंगे? तो ये इतना ही काफी है। अब जब होगा तो होगा, और क्या होगा आपको और मुझको देखना होगा कि क्या होगा। चलिए कर्नल साहब, हमारे पास सवाल तो पूछने के बहुत है और आपके पास भी बहुत सारे जवाब होंगे, लेकिन समय की एक सीमा है, तो हम आपसे इजाजत चाहते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।